हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये मिताशरा कानून का ही एक तरह का प्रारूप था। इसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में सिर्फ पुत्रों को ही मान्यता दी, पुत्री को कानूनी उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं थी 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग। आप समझते हैं मिताशरा कानून क्या है? देखिए भारत में लगभग 11वीं सदी से दो कानून प्रचलित थे हिंदुओं की संपत्ति के बंटवारे को लेकर। पहला था मिताशरा, दूसरा था दया भाग। दया भाग आपके बंगाल और असम में प्रचलित था और शेष भाग में आपका मिताशरा कानून प्रचलित था। मिताशरा कानून ये कहता था कि हिंदुओं की पैतृक संपत्ति पे सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता है, पुत्रियों का उस पर अधिकार नहीं होता। और इसी कानून को एक नए रूप में 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के रूप में बनाया गया। बनने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियों का अधिकार नहीं था संपत्ति पे बेटियों का अधिकार था, लेकिन पुत्र के बराबर नहीं था। कैसे, ये समझते हैं। देखिए हिंदुओं के अंदर दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है कोपार्सनरी शेयर, एक होता है पर्सनल शेयर। जब किसी व्यक्ति और उसके पिता के बीच में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है तो जो हिस्सा उसके भाग में आता है उसको कोपार्सनरी शेयर बोलते हैं। संपत्ति का बंटवारा उसके और उसके बेटों के बीच होगा तो बेटों को जो चला जाएगा कोपार्सनरी रहेगा और जो उस व्यक्ति के भाग में आएगा उसे बोलेंगे पर्सनल शेयर। और पर्सनल शेयर का अधिकार इन केस अगर व्यक्ति विदाउट विल, बिना वसीयत के उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर्सनल शेयर पे क्लास 1 हायर का अधिकार होता है। और क्लास 1 के अंदर बेटा भी आता है, पुत्री भी आती है और पत्नी भी आती है। तो बेटियों का अधिकार था पैतृक संपत्ति पे, लेकिन बेटों का बराबर नहीं था। बेटों को तो एक को पर्सनली आपने राइट दे दिया, लेकिन पुत्रियों को एज ए को पर्सनली अधिकार नहीं थे। पर्सनल शेयर में से उनका अधिकार बनता था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम उन सब पे लागू था जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं थे। जैसे आप मान लीजिए आर्य समाज, सिख हो गया, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, ये सब इसी अधिनियम के अंदर आते थे। तो देखिए लॉ कमीशन ने अपनी 174 की रिपोर्ट में इस संशोधन में सुधार की सिफारिश की। कि पक्ष की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये जो मिताशरा कानून था या जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था इसकी आलोचना की। कहना था कि ये कानून लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, जहाँ पे पुत्रियों को बेटों के बराबर अधिकार नहीं था। और संविधान ने आर्टिकल 14-18 में राइट टू इक्वलिटी का अधिकार हर किसी को दिया है, रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं जो अधिनियम था संविधान के अनुरूप नहीं था। इसी वजह से लॉ कमीशन ने इसमें संशोधन या इसमें बदलाव की सिफारिश की थी। वर्ष 2005 में संपत्ति के बंटवारे को लेकर महिलाओं को भी एज ए को पार्टनर की मान्यता दी गई थी, मतलब बेटों के बराबर अधिकार दिया गया था। और जिसमें मेजर चेंजेस हुए वो इसकी सेक्शन 6 में हुए। ये अमेंडमेंट आने के बाद इनमें कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स आए। इनमें से पहला कॉन्फ्लिक्ट ये था कि ये जो एक्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिव है कि प्रोस्पेक्टिव है, मतलब ये जो अधिनियम है ये 2005 के बाद से लागू होगा या 1956 से लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए, जिसका टाइटल है लोकमान्य आदर्श वर्सेस देवम्मा, ये साफ ये क्लियर किया कि ये जो एक्ट है ये 1956 से लागू होगा। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये आया कि जो डॉटर को पार्टनर है वो कब मानी जाएगी। अगर मान लीजिए पिता की मृत्यु इस एक्ट से पहले हो जाती है तो भी क्या उसे को पार्टनर अधिकार मिलेंगे बेटी को। इसमें एक बहुत प्रचलित मुकदमा है प्रकाश बनाम फूलवती। इस मुकदमे में कहा गया, हाईकोर्ट ने कहा अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2000 पहले से हो जाती है तो पुत्री को पार्टनर राइट्स नहीं दिए जाएंगे। मतलब हाईकोर्ट ने इस फैसले के अंदर बेटी को पार्टनर राइट्स नहीं दिए बिकॉज उसके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई थी। लेकिन एक दूसरा मुकदमा धनम्मा बनाम अमर, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के पक्ष में फैसला सुनाया जबकि उसके पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क था वो ये था कि जब पिता की मृत्यु हुई तो ये केस पेंडिंग था, ये फाइनल स्टेज पे नहीं आया था, इसमें डिग्री पास नहीं हुई थी। रही कि जो फैसला था वो बेटी के हक में आया। लेकिन फाइनली 2020 के अंदर जस्टिस अब्दुल नज़ीर अहमद शाह ने फूलवती बनाम प्रकाश की सुनवाई करते वक्त ये क्लियर किया कि बेटी का अधिकार पिता की मृत्यु पर डिपेंड नहीं करता। बेटी का अधिकार उसकी बर्थ से ही है, मतलब पिता की मृत्यु अगर हो भी गई है तो भी उसको अपना हिस्सा मिलेगा, बेटी उत्तराधिकारी मानी जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट यह आया कि ये जो अमेंडमेंट है ये उनके लिए भी लागू है जिनका जन्म 2005 से हुआ है या 2005 से पहले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये उन सभी बेटियों के लिए लागू है रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ, चाहे 2005 के बाद हुआ हो या उससे पहले हुआ हो। कॉन्फ्लिक्ट यह आया कि ये जो चेंजेस है, ये अमेंडमेंट है, क्या उन मुकदमों पर लागू है जिनमें डिग्री आ चुकी है। मान लीजिए बंटवारे की डिग्री 2005 से पहले कुछ मुकदमों में आ चुकी है तो क्या उन पर भी अधिनियम या अमेंडमेंट लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ डेट दी 20 दिसंबर 2004। अगर इससे पहले बंटवारा हो चुका है, डिग्री आ चुकी है, तो उस पर ये चेंजेस लागू नहीं होंगे ये अधिनियम। तो ये चेंजेस अगर उन पे लागू हो गए जिनका फैसला 2004 से पहले हो चुका है तो जो थर्ड पार्टी राइट जनरेट हुए हैं उनके अधिकारों को लेकर एक तरह का विवाद हो जाएगा या उनका अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो ये 4 कॉन्फ्लिक्ट थे जो इस अमेंडमेंट के बाद में सामने आए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ गाइडलाइन सेट की, कुछ अपने फैसले सुनाए। देखिए ये बात हुई थी 1956 के बाद में, तो क्या कोई
अब सोचिए कोई बंटवारा अगर 1956 से पहले से नहीं हुआ तो उस पर क्या अधिनियम लागू होगा? तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 के अंदर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, ये 1956 से पहले अगर बंटवारा नहीं हुआ है उस पर भी ये अधिनियम लागू होगा। अब बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी बाय इनहेरिटेंस और बाय सर्वाइवरशिप। और सर्वाइवरशिप में ये कहा गया है अगर किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसकी पुत्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, तो उस केस में वो जो संपत्ति है वो किसको जाती है? वो जनरली जाती है सर्वाइवर्स को, उस व्यक्ति के जो भाई है या जो भाई के बेटे उनको जाती है। ऐसा ही मुकदमा था अरुणाचला गाउंडर का, जो इनहेरिटेंस और सर्वाइवरशिप पे बेस्ड था। यहाँ पे पिता की मृत्यु होती है और जो पिता के भाई होते हैं उनके बेटे पिता की संपत्ति पे दावा करते हैं, लेकिन उस पिता की जो पुत्री होती है वो भी उस संपत्ति पे दावा करती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द लीगल हायर ऑफ द प्रॉपर्टी वुड बी डॉटर बाय इनहेरिटेंस, नॉट ब्रदर्स सन बाय लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप। मतलब जब इनहेरिटेंस और सर्वाइवरशिप में टकराव होगा तो प्रेफरेंस इनहेरिटेंस को दी जाएगी। तो इस वीडियो में हमने समझा कि 1956 से पहले हिंदुओं की पैतृक संपत्ति का विभाजन कैसे होता था, 1956 के बाद विभाजन कैसे हुआ, उसके बाद 2005 में अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, 2005 के बाद अमेंडमेंट के बाद भी क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आए, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिए जहाँ पे कुछ गाइडलाइंस सेट हुई, जहाँ पे कुछ नए कानून बने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।